अभिव्यंजनावाद भाग 2 में मैं आप लोगों का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम महेश कोड़ी है। वालचंद कला एवं विज्ञान महाविद्यालय सोलापुर स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में अध्ययन एवं अध्यापन का काम करता हूं। इसमें बेनेडिक्टो क्रोचे की कला विषयक धारणा, अंतःप्रज्ञा और अभिव्यंजनावाद का संबंध, अन्य मानसिक व्यापार अर्थात सहजानुभूति और अन्य मानसिक व्यापार, सहज ज्ञान और कला आदि के संदर्भ में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अभिव्यंजनावाद भाग 2 में पुनः एक बार मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभिव्यंजनावाद भाग 1 में अभिव्यंजनावाद सिद्धांत के प्रवर्तक बेनेडिक्टो क्रोचे तथा अभिव्यंजनावाद के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी कर लेने के पश्चात दोस्तों, इस भाग में हम लोग बेनेडिक्टो क्रोचे की कला विषयक धारणा, अंतःप्रज्ञा और अभिव्यंजना का नित्य संबंध, सहजानुभूति और अन्य मानसिक व्यापार, सहज ज्ञान और कला आदि के संदर्भ में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले क्रोचे की कला विषयक धारणा के संदर्भ में चर्चा करेंगे। क्रोचे दार्शनिक थे, सौंदर्य शास्त्री थे। उनका अभिव्यंजनावाद काव्य पर ही लागू नहीं होता, सभी ललित कलाओं के लिए समान रूप से महत्व रखता है। क्रोचे का उद्देश्य साहित्य में आत्मा की अंतःसत्ता स्थापित करना था। उनकी पुस्तक एस्थेटिक, जो सन 1902 में प्रकाशित हुआ था, सौंदर्य शास्त्र की पुस्तक है जो कला के एक विशिष्ट सिद्धांत को निरूपित करती है। क्रोचे मूलतः आत्मवादी दार्शनिक थे। क्रोचे के समस्त सौंदर्य विवेचन में आत्म तत्व प्रतिष्ठित है। यह आत्म तत्व की चेतना है। इस आत्म तत्व को क्रोचे ने आंतरिक अभिव्यक्ति कहा है। उन्होंने मानसिक क्रियाओं को ही एकमात्र मान्यता प्रदान की और बाह्य उपकरणों को केवल गौण साधन मानते हैं। क्रोचे आत्मा की मूलतः 2 क्रियाएं मानते हैं, या क्रोचे के अनुसार मानसिक या ज्ञान की क्रियाओं के 2 भेद हैं। पहला सैद्धांतिक या मानसिक या विचारात्मक, तो दूसरा है व्यावहारिक। इन्हीं को क्रोचे ने क्रमशः सांसारिक ज्ञानबोध और सांसारिक क्रियाएं कहते हैं। सबसे पहले सैद्धांतिक या मानसिक या विचारात्मक के भी 2 प्रकार हैं, जिसमें स्वयं प्रकाश ज्ञान और तर्क ज्ञान। स्वयं प्रकाश ज्ञान एक सहज बोध का है जो भावात्मक होता है। इसमें तर्क का आश्रय नहीं लिया जाता, बल्कि हृदय की सहज गति को अंकित करने का प्रयास करता है। इसे ही क्रोचे ने सहजानुभूति यानी स्वयं प्रकाश ज्ञान, अंतर्बोध, अंतर्मन, सहज ज्ञान, प्रातिभ ज्ञान से कला का जन्म होता है। तो दूसरा है तर्क ज्ञान। मानसिक बोध का दूसरा प्रकार बुद्धि प्रदान है। इसमें व्यक्ति विचार या तर्क द्वारा जगत के रहस्यों को समझता है और उनके विषय में अपनी धारणा बनाता है। क्रोचे ने इसे ही तर्क ज्ञान कहते हैं। जो दूसरा है दोस्तों व्यावहारिक क्रिया पक्ष, यानी व्यावहारिक क्रिया पक्ष के भी 2 प्रकार है। एक आर्थिक है जिसका अर्थ है उपयोगिता, और दूसरा जो है नैतिक, जो अंग्रेजी में मॉरल कहते हैं, जिसका अर्थ है जीवन और जगत के व्यवहारों का सामाजिक दृष्टि से मूल्यांकन। इनमें सहजानुभूति क्रिया ही प्रमुख है। बौद्धिक तत्व भी स्वयं प्रकाश ज्ञान में घुल मिलकर उसी का रूप ग्रहण कर लेते हैं। विचार अनुभूति का विषय बन जाते हैं। क्रोचे सहज ज्ञान को संवेदनों से भिन्न मानता है। संवेदन अस्थिर एवं अरूप होते हैं। उन्हें स्वयं प्रकाश ज्ञान की सामग्री कह सकते हैं। संवेदनों के अधिक जटिल एवं संयुक्त रूप को ही स्वयं प्रकाश ज्ञान नहीं कह सकते। संवेदनों के निरूपण को हम स्वयं प्रकाश तभी मानेंगे जब उनसे समुचित बिंब की सृष्टि होती है। सहज ज्ञान यांत्रिक और निष्क्रिय नहीं होता। वह ऐसा ज्ञान है जो सहज ही घट में उतर आता है। वह प्रभावों की सक्रिय अभिव्यंजना है। वस्तुओं के इंद्रिय संपर्क के अवसर पर
हम में जो संवेदन उत्पन्न होता है वह अरूप होता है। अंतर्मन में उसकी कोई स्पष्ट भावना नहीं होती, उसके रूप का अस्पष्ट बोध नहीं होता, मन में उसका रूप निर्मित ही नहीं होता, प्रतीति मात्र होती है। संवेदना में यांत्रिकता, निष्क्रियता लक्षित होती है। इसके विपरीत सहजानुभूति में एक प्राण शक्ति क्रिया मुक्त होती है। सहजानुभूति एक प्रकार की आत्मिक अनुभूति है जिसके आलोक में अदृश्य दृश्य, अव्यक्त व्यक्त और अरूप रूपवान बन जाता है। जब चित्रकार किसी वस्तु की झलक मात्र देखता है तो हम यह नहीं कह सकते कि उसे सहज ज्ञान हुआ है। हम सहज ज्ञान की उपलब्धि तब मानेंगे जब वह उसका पूर्ण प्रत्यक्षीकरण कर लेगा, अर्थात जब वह अपने अंतर्मन में उसे पूरी तरह अभिव्यक्त, अभिव्यंजना या आंतरिक रूप रचना मानता है जो सौंदर्य तत्व को जन्म देती है, जो संवेदनों को अपने में खपाकर तथा उसके साथ एकाकार होकर एक मूर्त रूप प्राप्त कर लेती है। वह उसे आत्मा का अभिव्यंजनात्मक कर्म मानता है। इसी कर्म के द्वारा कलाकार भावनाओं तथा संवेगों के वेग को नियंत्रण में रखता है और प्रभावों को बिंबों में अभिव्यक्त कर स्वयं उनसे मुक्त हो जाता है। सारांश यह है कि क्रोचे सहजानुभूति को अभिव्यंजना मानता है और यह अभिव्यंजना अंतर्मन में होती है, बाह्य प्रकाशन अथवा प्रेषण में नहीं। बाहर पत्थर, चित्रफलक या कागज पर उसका होना आवश्यक नहीं है। जब तक अभिव्यंजना उत्पन्न होती है तो उसी क्षण उसके साथ दूसरी भी उत्पन्न होती है। क्रोचे का यह मत सहजानुभूति बिंब रूप या अभिव्यक्ति होती है और वही कला है। उसके मत से कला सहजानुभूति का अभिन्न संबंध है। क्रोचे ने अन्य विचारकों के इस मत का खंडन किया है कि कला के लिए विशिष्ट प्रकार के स्वयं प्रकाश आवश्यक होते हैं अथवा स्वयं प्रकाश में असाधारण तीव्रता होने पर ही कला का सूत्रपात होता है। क्रोचे ने स्वयं प्रकाश में विभेद नहीं मानते। क्रोचे की दृष्टि में कला एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। कलाकार अपनी सहजानुभूति को पूर्ण अभिव्यक्ति देने में प्रयत्नशील रहता है। इस प्रयत्न के फलस्वरूप ही उसके मन पर पड़े प्रभाव कल्पना का रंग ग्रहण कर विशद और मूर्त हो उठते हैं। जब कलाकार अपने मानस में अनुभूति के लिए शब्द प्राप्त कर लेता है, किसी आकृति या मूर्ति की धारणा निश्चित एवं स्पष्ट हो जाती है, बस तभी यह माना जाएगा कि अभिव्यंजना उत्पन्न हुई। यदि वह चित्र या मूर्ति का निर्माण करता है तो वह अतिरिक्त क्रिया होगी। जिस कलाकार का जितना अधिक विशद प्रत्यक्षीकरण होगा उतनी ही विशद और सफल उसकी कला होगी। क्रोचे कला को आंतरिक क्रिया मानते हैं और उसी में सौंदर्य तत्व का अधिवास स्वीकार करता है। वह सहजानुभूति को शब्दों, रंग, रेखाओं में व्यक्त करना आवश्यक नहीं समझता। बाह्य अभिव्यंजना का कला के विशुद्ध क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है। कलाकार के रूप में स्थित केवल उन क्षणों में होती है जब उसमें अंतःस्फुरण होता है और वह ऐसा अनुभव करता है कि वह विषय के साथ तदाकार हो गया है। विश्व में जो भी उदात्ततम कविताएं निर्मित हुई हैं वे कवि की मूल भावना को या मूल भावना की छाया ही तो हैं। सारांश यह है कि कवि काव्य निर्माण के पूर्व कृति का समग्र मानस दर्शन करता है, अपने अंतर्मन में उसका खाका खींच लेता है। क्रोचे बाह्य प्रकाशन स्मृति की सहायक वस्तु कहता है, अर्थात क्रोचे बाह्य प्रकाशन को स्मृति की सहायक वस्तु कहता है, जिसकी सहायता से कलाकार अपनी सहजानुभूति को पुनः प्रस्तुत कर लेता है। इन कलाकृतियों के कारण उसकी सहजानुभूति, बिंब आदि नष्ट नहीं होते। उन्हें देखकर वह पुनः उस मानसिक स्थिति को प्राप्त हो जाता है जिसमें उसके मन में सहजानुभूति का जन्म हुआ था। अतः बाह्य अभिव्यक्ति केवल व्यावहारिक उपयोगिता के लिए है। उसके द्वारा कवि अपनी अनुभूति को अपने और दूसरों के लिए चिरकाल तक सुरक्षित रखता है। अगला जो है अभिव्यंजना ज्ञान रूप है। काव्य, प्रकाशन,
कर्म रूप हैं। बिना ज्ञान के कर्म असंभव है, किंतु ज्ञान का अस्तित्व कर्म पर आश्रित नहीं रहता, वह अपने में ही परिपूर्ण है। अतः कला जब सिद्धांत के क्षेत्र से आगे बढ़कर व्यवहार के क्षेत्र में पदार्पण करती है, तभी उसके सामने प्रयोजन आदि के प्रश्न प्रस्तुत होते हैं। अन्यथा अभिव्यंजना सौंदर्य अथवा कला का ही एक ही प्रयोजन है, मन में सहज ज्ञान को आलोकित अथवा अभिव्यक्त करना। उससे जो संतोष और आनंद मिलता है, उसका मूल्य हम उपयोगिता अथवा नैतिकता की कसौटी पर कसकर निर्धारित नहीं कर सकते। कला नैतिकता और राजनीति से पूर्णतः निर्लिप्त है। कला का आनंद तो सफल अभिव्यक्ति के क्षणों में कलाकार को ऐसा लगता है जैसे वह मुक्त हो गया हो। क्रोचे का यह भी मत है कि सफल अभिव्यक्ति में ही सौंदर्य निवास करता है, और यदि अभिव्यक्ति सफल नहीं हुआ तो वह अभिव्यक्ति ही नहीं है। तो अगला जो बिंदु है, जो अंतःप्रज्ञा और अभिव्यंजना का नित्य संबंध, इसे ही दूसरे शब्दों में सहज ज्ञान और अभिव्यंजना कहते हैं। सहज ज्ञान या अंतःप्रज्ञा और अभिव्यंजना का अभिन्न संबंध है। जहाँ सहज ज्ञान होगा वहाँ अभिव्यंजना अवश्य होगी। सहज ज्ञान अभिव्यंजना के बिना या अभिव्यंजना सहज ज्ञान के बिना संभव नहीं है। क्रोचे ने अभिव्यंजना शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया है, जो शाब्दिक अभिव्यंजना के बोध के साथ साथ रेखा, स्वर, गीत आदि सभी माध्यमों का बोधक है, जिसे चित्र, संगीत, नृत्य आदि को किसी भी रूप में अभिव्यंजना होती है। जो सहज ज्ञान अभिव्यंजना का रूप धारण नहीं कर सकता, वह वास्तव में सच्चा प्रतिभ ज्ञान नहीं है। वह केवल प्राकृतिक तथ्य और संवेदन बनकर रह जाता है। उदाहरण के रूप में अगर हम लोग ले जाएं, तो जब कोई चित्रकार किसी वस्तु की झलक मात्र देखता है, तो हम यह नहीं कह सकते कि उसे सहज ज्ञान हुआ है। हम सहज ज्ञान की उपलब्धि तब मानेंगे जब वह उसका प्रत्यक्षीकरण कर लेगा, अर्थात जब वह अपने अंतर्मन में उसे पूरी तरह अभिव्यक्त कर लेगा। इस प्रकार क्रोचे सहजानुभूति को आंतरिक अभिव्यंजना या आंतरिक रूप रचना मानता है, जो सौंदर्य तत्व को जन्म देती है। वह उसे आत्मा का अभिव्यंजनात्मक कर्म मानता है। इसी कर्म के द्वारा कलाकार भावनाओं तथा संवेगों के आवेग को नियंत्रण में रखता है और प्रभावों को बिंबों में अभिव्यक्त कर स्वयं उनसे मुक्त हो जाता है। अतः क्रोचे सहजानुभूति को ही अभिव्यंजना मानता है। यह अभिव्यंजना आंतरिक होती है, बाह्य बिल्कुल नहीं होती। सौंदर्य ज्ञान की व्याख्या करते हुए क्रोचे ने कलात्मक निर्माण की 4 श्रेणियां स्थिर की है। वह इस प्रकार है। सबसे पहले है अंतः संस्कार यानी इम्प्रेशन। जब दृष्टा किसी वस्तु को देखता है तो उसके चित्त पर कुछ संस्कार पड़ते हैं। दूसरा है अभिव्यंजना एक्सप्रेशन। इन संस्कारों के जागृत होने पर मन ही मन इनकी आंतरिक अभिव्यक्ति होने लगती है, जो अभिव्यंजना कहलाती है। अनुषंगिक आनंद प्लेजर। दृष्टा के मन में सौंदर्य बोध से एक प्रकार के आनंद की उत्पत्ति होती है। चौथा जो है अभिव्यक्ति ट्रांसलेटेड ब्यूटी। जब अभिव्यंजना आंतरिक न रहकर शब्दों आदि के माध्यम से स्थूल रूप में अभिव्यक्त होती है, किंतु दूसरी श्रेणी में आने वाली आंतरिक अभिव्यक्ति ही सच्ची अभिव्यंजना है, क्योंकि क्रोचे इसी को सर्वाधिक महत्व प्रदान करता है। क्रोचे का कवि कोई भाषा नहीं बोलता, बल्कि मन ही मन जो मूर्तिमान होता रहता है वह उसका आनंद उठाता है। लेकिन जब तक बाह्य अभिव्यक्ति नहीं होती तब तक संसार में कविता का जन्म नहीं होता। वैसे भी सामान्य भाषा में अभिव्यंजना से प्रयोजन शब्दों द्वारा अभिव्यक्ति से ही है। कला में शब्दों के अतिरिक्त अभिव्यंजना के अन्य माध्यम भी होते हैं, जैसे रंग, पत्थर आदि। किंतु अभिव्यंजना सिद्धांत की मान्यता है कि बाह्य प्रकाशन अथवा संप्रेषण के बिना ही अभिव्यंजना की संपूर्ण क्रिया संपन्न हो जाती है। तो अगला जो बिंदु है चर्चा के लिए वह है सहजानुभूति और अन्य मानसिक व्यापार। सबसे पहले है केंद्रीय तत्व।
क्रोचे के सौंदर्य दर्शन में केंद्रीय तत्व है सहज ज्ञान। उन्होंने पूर्ववर्ती इस धारणा का खंडन किया कि बिना बुद्धि के सहज ज्ञान संभव नहीं है। सच तो यह है कि बौद्धिक तत्व भी सहज ज्ञान में घुल मिलकर उसी का रूप ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार सहज ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान में भी भेद है। प्रत्यक्ष ज्ञान का संबंध वास्तविक, अवास्तविक तथा देशकाल में रहता है, जबकि सहज ज्ञान इसका या इनका भेद नहीं करता। सहज ज्ञान की सीमा प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही नहीं बल्कि दिशा और काल की परिधि से भी आगे, यानी परिधि से भी आगे तक स्पष्ट होता है। दूसरा जो है सहज ज्ञान और संवेदना में भी स्पष्ट अंतर है, क्योंकि संवेदनाएं समुचित बिंब अर्थात रूप यानी मूर्ति की सृष्टि नहीं कर पाती। वह सहज ज्ञान नहीं समझ सकती। सहज ज्ञान प्रभावों की सक्रिय अभिव्यंजना है, जबकि संवेदना यांत्रिकता है, निष्क्रियता है। अतः सहजानुभूति ही अभिव्यंजना है। जेम्स का कथन है कि क्रोचे के दर्शन के अनुसार कला कुछ नहीं, सहजानुभूति अथवा मानव प्रभावों की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार सहज ज्ञान और अन्य मानसिक व्यापारों से भिन्न है। तो अगला जो बिंदु है वह है अभिव्यंजना और कला का संबंध। दूसरे शब्दों में सहज ज्ञान और कला कहते हैं। कला का संबंध सहजानुभूति से है। जिस समय सहजानुभूति जागृत होकर अभिव्यक्त होने लगती है तभी कला जन्म लेती है। क्रोचे के अनुसार कला की अभिव्यक्ति के लिए इतनी प्रक्रिया पर्याप्त है। सामान्यतः जब हम कला की चर्चा करते हैं तो हमारा अभिप्राय लिखित कृतियों अथवा रचनाओं से होता है, किंतु क्रोचे जब कला की चर्चा करता है तो उसका अभिप्राय आंतरिक अभिव्यक्ति से होता है, जिसका बाह्य अभिव्यक्तिकरण से नहीं होता। जब सहजानुभूति स्फुरित होती है तो वह अभिव्यंजना के द्वारा कला में परिणित हो जाती है। यह प्रक्रिया अर्थात यह पूर्ण प्रक्रिया आंतरिक है, अर्थात कला की सृष्टि तथा सिद्धि कलाकार के भीतर होती है, बाह्य नहीं। अतः कला की सृष्टि ही नहीं, उसकी सत्ता भी बाहर नहीं है। क्रोचे के अनुसार कला आंतरिक होने के साथ साथ अखंड है, क्योंकि अंतःप्रज्ञा या सहजानुभूति अखंड होती है। जब सहजानुभूति अखंड होगी तो उसकी अभिव्यंजना भी अखंड होगी, तब स्वभावतः कला भी अखंड होगी। वस्तुतः क्रोचे का अभिप्राय यह है कि कोई भी काव्य, चित्र या मूर्ति अपने पूर्ण अखंड अविभक्त रूप में ही कवि के मन में स्फुरित होती है और उस स्फुरण में ही वह अभिव्यंजना या कलात्मक रूप ग्रहण कर लेती है। बाद में कवि उस अंतस्थित रूप को कागज पर केवल लेखनीबद्ध करता है। इसलिए जिस कलाकार का प्रत्यक्षण एवं संवेदन जितना व्यापक, सूक्ष्म और समृद्ध होता है, उसकी कला उतनी ही उत्कृष्ट, मनोरम तथा प्रभावशाली होती है। अतः क्रोचे के अनुसार एक सहज ज्ञान और अभिव्यंजना में अभेद है। नंबर 2, प्रत्येक सहज ज्ञान कला है। नंबर 3, कला सृष्टि केवल आंतरिक होती है। नंबर 4, कला वस्तु में नहीं बल्कि रूप में है। और 5वां जो है कला अखंड है। तो ध्यान में रखिए दोस्तों, अब प्रश्न यह उठता है कि अभिव्यंजनावाद में कला जगत, बाह्य प्रकाशन और संप्रेषण का क्या स्थान है। क्रोचे बाह्य प्रकाशन, चित्र, काव्य मूर्ति आदि को स्मरण दिलाने में सहायक अथवा उत्तेजना प्रदान करने वाला मानता है। इसके द्वारा कलाकार फिर से उस सहज ज्ञान को या उस क्षण की अनुभूति को लौटा लाता है जब उसके मन में उस सौंदर्य का प्रादुर्भाव हुआ था। अतः बाह्य अभिव्यक्ति केवल व्यावहारिक उपयोग के लिए है। यही कारण है कि कला के सामाजिक उपयोग एवं सहृदय संवेदन होने के लिए बाह्य प्रकाशन का आश्रय लेना पड़ता है। किंतु बाह्य प्रकाशन की समस्त प्रक्रिया ज्ञान की अपेक्षा इच्छा शक्ति से निकटतर संबंध रखती है। दूसरों के आनंद के लिए, नैतिक परिवार के लिए, आलोचक के मन में पुनरावृत्ति के लिए अभिव्यंजना का बाह्य निरूपण के रूप में होना उसे गौण बना देते हैं। अभिव्यंजनावाद में बाह्य प्रकाशन की व्यावहारिक उपयोगिता को तो माना गया है, किंतु कला के मौलिक स्वरूप में उसका कोई स्थान नहीं है। अभिव्यंजना ज्ञान रूप है
और बाह्य प्रकाशन कर्म रूप। बिना ज्ञान के कर्म असंभव है, किंतु ज्ञान का अस्तित्व कर्म पर आश्रित नहीं रहता, वह अपने में ही परिपूर्ण होता है। लेकिन दोस्तों ध्यान में रखिएगा, अंग्रेजी के इंट्यूशन के लिए अनेक पर्यायी शब्द हैं, जैसे स्वयं प्रकाश ज्ञान, सहज ज्ञान, सहजानुभूति, अंतर्ज्ञान, अंतर्बोध, अंतप्रज्ञा आदि पर्यायी शब्द हैं। तो अधिक जानकारी के लिए इन संदर्भ ग्रंथों का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों को यह जानकारी कैसे लगा? अंतःप्रज्ञा अभिव्यंजनावाद का संबंध अन्य मानसिक व्यापार, सहज ज्ञान या सहजानुभूति आदि के संदर्भित जानकारी आप लोगों को कैसे लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। पुनः नए टॉपिक के साथ नए विषय को लेकर हम लोग पुनः उपस्थित हो जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।